नमस्कार दोस्तों, टॉप स्टॉक विद विवेक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसआरएफ कंपनी के बारे में। दोस्तों, वीडियो चालू होने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, चलिए हम बात कर लेते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। तो कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कंपनी जो है एसआरएफ लिमिटेड एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो मुख्य रूप से रसायन, तकनीकी वस्त्र, पैकेजिंग फिल्म्स और फ्लोरोकेमिकल के क्षेत्र में काम करती है। कंपनी का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, वो गुड़गांव में है। आगे हम बात कर लेते हैं जो इनके मेन बिजनेस है फ्लोरोकेमिकल की बात कर लिया जाए। एसआरएफ फ्लोरोकार्बन गैस और विशेष रसायन का उत्पादन करती है जिसका प्रयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनिंग और अन्य औद्योगिक प्रक्रियाओं में होता है। तकनीकी वस्त्र की बात कर लिया, कंपनी ऑटोमोबाइल, औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले तकनीकी वस्त्र बनाती है जैसे टायर कोट्स, बेल्ट फैब्रिक आदि। पैकेजिंग फिल्म्स की अगर बात कर ली जाए तो एसआरएफ उच्च गुणवत्ता वाली पैकेजिंग फिल्म्स का उत्पादन करती है जो फूड पैकेजिंग और इंडस्ट्रियल पैकेजिंग में बहुत उपयोग किया जाता है। स्पेशलिस्ट केमिकल की बात कर लिया जाए तो विशेष रसायन इंटरमीडिएट्स का उत्पादन जो फार्मास्यूटिकल और एग्रीकल्चर उद्योग में किया जाता है। तो ये सारी जो मेन जो कंपनी का बिजनेस है, फ्लोरोकेमिकल का, तकनीकी टेक्निकल टेक्सटाइल का है, पैकेजिंग फिल्म्स का है, स्पेशलिस्ट केमिकल का है, ये कंपनी का जो है मेन बिजनेस है। तो अगर इसकी कंपनी की विशेषताएं की बात कर ली जाए तो ये 90 से अधिक देशों में उत्पाद निर्यात करती है। जो इसका एक्सपोर्ट है वो 90+ कंट्रीज़ में है। इनोवेशन और रिसर्च पर आधारित एक मजबूत R&D डिवीज़न है। कंपनी को हरित रसायन के उद्योग के लिए भी पहचाना जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से अगर आप कंपनी का बिजनेस देखेंगे तो कंपनी का बहुत बिजनेस शानदार है। और जो इसका ग्रोथ है, जो जैसे कंपनी का जो डिमांड है फ्यूचर में, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो जो डिमांड कम होने वाला है। तो इस तरह से दोस्तों हमने कंपनी के बिजनेस के बारे में बात कर ली। अब चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में बात करते हैं और यहाँ पे चल के आपको कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर हम देखते हैं, सबसे पहले कंपनी का स्टार्ट करते हैं। एक ओवरव्यू लेते हैं कंपनी का, कंपनी में क्या क्या चीज़ें हैं, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, कंपनी का करंट प्राइस कितना है। तो अगर कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर लिया जाए तो 79,294 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस 2,675 रुपये के आसपास है। 52 वीक हाई लो की बात कर लिया तो 2,697 के आसपास हाई है, लो है 2,089 के आसपास। स्टॉक पी 70.1 के आसपास है। बुक वैल्यू 405 के आसपास है। अगर डिविडेंड एल की बात कर लिया जाए तो 0.29% के आसपास डिविडेंड है। आरओसी की बात कर लिया 12.7% के आसपास आरओसी है। आरओई की बात कर लिया 12.2% के आसपास आरओई है। बोथ आर गुड। फेस वैल्यू 10 रुपये के आसपास है। आगे चलते हैं दोस्तों, हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी सितंबर क्वार्टर में देखते हो तो अगर लास्ट ईयर के आप सितंबर क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे जो कंपनी का सेल्स है वो इंक्रीज़ होता हुआ नजर आएगा आपको। 2023 वाले सितंबर क्वार्टर में 3,177 करोड़ के आसपास कंपनी का सेल्स था, बट इस क्वार्टर में देखोगे 3,424 करोड़ के आसपास कंपनी का सेल्स है। अभी देख लेते हैं दोस्तों, आगे नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो अगर लास्ट ईयर वाले सितंबर क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पे कम होता हुआ दिख रहा है, बिकॉज इसके पीछे भी रीज़न है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, डिप्रिशिएशन कंपनी का यहाँ बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको। अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ 161 करोड़ का था, यहाँ पे 194 करोड़ के आसपास आ रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पे कम कम होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे 626 करोड़ का था तो यहाँ पे 538 करोड़ का यहाँ पे कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तो मेन रीज़न है कंपनी के नेट प्रॉफिट में कम होने का। आगे हम बात कर लेते हैं P&L स्टेटमेंट की दोस्तों। तो यहाँ पे देखते हो तो TTM में जाते हो तो लास्ट ईयर वाले से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे देखिए इनका जो सेल्स है वो इंक्रीज़ होता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी के एक्सपेंसेस की बात कर लिया जाए तो 11,108 के आसपास कंपनी के पास एक्सपेंसेस है। आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इनके नेट प्रॉफिट की अगर बात कर लेते हैं तो 1,129 करोड़ के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट है। इसमें भी सेम अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कंपनी का डेप्रिसिएशन जो है बढ़ रहा है और जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है यहाँ पे ये कम हुआ है, इसीलिए कंपनी के नेट प्रॉफिट पे इसका इम्पैक्ट पड़ा है। आगे दोस्तों डिविडेंड पे आउट की बात कर ली जाए तो अगर मार्च 2024 की बात कर लेते हो तो 16% है, 23 में 10%, 22 में 26%, 21 में 12%, 8%। तो इस तरह से कंपनी डिविडेंड पे आउट करती है। आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों, बैलेंस शीट में चलते हैं। यहाँ पे इक्विटी कैपिटल की बात करते हो तो 297 करोड़ के आसपास कंपनी के पास इक्विटी कैपिटल है। रिजर्व की बात कर लेते हो तो 1900 का रिजर्व स्टार्ट होते होते, अगर कंपनी जब से डाटा अवेलेबल है 2013 से, तो 1900 का रिजर्व था। आज कंपनी के पास ऑलमोस्ट 11,700 के आसपास रिजर्व है। कब बारोइंग देखते हो तो 5,246 करोड़ के आसपास कंपनी के पास बारोइंग है। अगर यहाँ पे देखते हो फिक्स असेट दोस्तों तो यहाँ पे 13,465 करोड़ के आसपास फिक्स असेट है। तो बहुत ज़्यादा बारोइंग नहीं है फिक्स असेट के कंपेयर में। अगर कंपनी के ऊपर फिक्स असेट बहुत है और बारोइंग ऐसी है तो कंपनी ठीक है, मैनेजेबल है।
CWIP 837 करोड़ के आसपास CWIP है। आगे चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। देखते हो तो यहाँ पे मार्च 2024 में 2094 करोड़ के आसपास है। आगे हम ROC की बात कर लिया जाए तो यहाँ पे मार्च 2024 का जो डाटा है उस हिसाब से अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे 13% का ROC है, यहाँ पे 22 का है 23 में। अगर यहाँ पे 22 में देखते हो तो 24% का है, यहाँ पे 21 में 18% का है, 20 में 14%, कोविड वाले टाइम पे भी 14%, 19 में 14%। तो इस तरह से कंपनी का ROC देखोगे तो एक एवरेज अगर आप देखोगे तो आप 16-17% के आसपास कंपनी का ROC मान सकते हो। तो कंपनी एक अच्छा खासा रिटर्न देती है और कंपनी लगातार अगर आप देखते हो जब से अपने पास डाटा अवेलेबल है ऑलमोस्ट हर साल कंपनी ने रिटर्न दिया और अच्छा खासा रिटर्न दिया है। तो दोस्तों आगे चलते हैं, हम बात कर लेते हैं इसमें नंबर ऑफ प्रमोटर्स होल्डिंग की बात कर लिया जाए तो प्रमोटर्स होल्डिंग लगभग 50.26 के आसपास है। अगर FIIs की बात कर लिया जाए तो FIIs ने जो अपना स्टेक है उसको मेंटेन करके रखा है। DIIs की बात कर लिया तो DIIs ने अपना स्टेक थोड़ा बढ़ाया है, 1% से ऊपर थोड़ा बढ़ाया है। पब्लिक के पास का बात कर लिया जाए तो ऑलमोस्ट 13.66% के आसपास है, मान लीजिए 14% के आसपास है, फिर भी 86% जो है प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है। तो दोस्तों मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ जो भी यहाँ पे प्रमोटर्स हैं, किसी भी कंपनी में जो भी प्रमोटर्स होते हैं वो प्रमोटर्स प्लस FIIs प्लस DIIs प्लस पब्लिक में जिसके पास 1% से ज़्यादा की हिस्सेदारी होती है, सब प्रमोटर्स के कैटेगरी में आते हैं। ये मेरा फंडा है, मेरा आपको सिखाने का फंडा है। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर इसको आप फॉलो करिए, बिकॉज किसी भी व्यक्ति के पास 1% ज़्यादा हिस्सेदारी किसी भी कंपनी में है तो दोस्तों वो आम आदमी हो नहीं सकता। बोर्ड मीटिंग में उसकी भी बात सुनी जाएगी, नहीं तो वो भी बहुत कुछ कर सकता है स्टॉक्स में। तो इसलिए मेरा ये मानना, अगर मान लीजिए FIIs को आप प्रमोटर्स नहीं मानते हो, इनके पास 18% होल्डिंग है, DIIs के पास आप प्रमोटर्स नहीं मानते हो, इनके पास 17% होल्डिंग है, तो अगर आप इसको देखते हो तो 35% इन्हीं के पास होल्डिंग है। प्रमोटर से बहुत थोड़ा ही कम इनके पास होल्डिंग है, 15% के आसपास कम। तो अगर FII और DII चाहें तो स्टॉक प्राइस क्रैश नहीं करा सकते, बिल्कुल करा सकते हैं। अगर इनकी बोर्ड मीटिंग में बात नहीं सुनी जाएगी तो ये ज़रूर कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपको ये जानना जरूरी है कि क्यों FIIs DIIs चाहे पब्लिक में जिसके पास 1% से ज़्यादा की हिस्सेदारी हो, सब प्रमोटर्स की कैटेगरी में आते हैं। चलिए दोस्तों इस तरह से बहुत आपको मैं एक डिटेल वे में प्रमोटर्स के बारे में बता दिया। आगे हम चलते हैं कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न पे और वहाँ चल के बात करेंगे कंपनी का जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न है वो हमको क्या कहता है। सबसे पहले हमको जाना है वीकली कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न पे। वहाँ पे देखोगे कंपनी एक रेंज बाउंड स्ट्रेटेजी में ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। तो अगर आप देखते हो दोस्तों, तो अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट जो कंपनी है वो सितंबर वाले यहाँ सितंबर 2021 से ही कंपनी का एक कंसोलिडेशन का पीरियड चालू हुआ। आप ध्यान से देखिए, कंपनी का एक कंसोलिडेशन का पीरियड चालू हुआ। उसके बाद क्या होता है कंपनी में, कंपनी ऊपर जाती है और ये वाला जो उसका रेंज है 2600 वाला रेंज उसके आसपास जाती है, फिर वहाँ से बाउंस हुआ एक, यहाँ फिर गई, यहाँ फिर गई, फिर कंपनी यहाँ गई, फिर कंपनी यहाँ गई। मैं आगे आपको दिखाता हूँ, देखिए कितना लंबा पीरियड है कंसोलिडेशन का इस कंपनी का। फिर कंपनी यहाँ गई, फिर कंपनी आई, फिर कंपनी दोस्तों आज जो ब्रेकआउट दिया ना कंपनी पे, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होता है दोस्तों तो कंपनी ऊपर जाने को आपको ऊपर जाते हुए दिख सकती है। बट इसमें मेरा कोई प्रकार का रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। जनरली हम क्या सोचते हैं स्टॉक मार्केट में, अगर तीसरा रेजिस्टेंस जब कंपनी क्रॉस करती है तो ऑलमोस्ट कंपनी ऊपर जाती है। तो यहाँ पे अगर देखते हो दोस्तों तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस, चार रेजिस्टेंस, पांच रेजिस्टेंस, छठवें रेजिस्टेंस पे कंपनी ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया। अगर यहाँ पे कंपनी सस्टेन करती है, आज के दिन ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग होता है और एक और कैंडल बनने के बाद अगर सेम डे अगर नेक्स्ट डे जो कैंडल बनता है वो भी ऊपर की तरफ ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग होता है। तो अगर देख लिया जाए कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल कितना है, तो कंपनी जितना दोस्तों इनका जो मेन जो यहाँ पे जितना इतने कंसोलिडेशन का पीरियड है उस रेंज बाउंड में जितना इन्होंने कंपनी ने ऊपर नीचे गई है, ऑलमोस्ट उतना टारगेट तो हम मान के चलते हैं कि उतना टारगेट कंपनी अचीव करती हुई दिख सकती है। तो ऑलमोस्ट 3167 के आसपास, मान लीजिए हम 3150 एक राउंड फिगर का टारगेट मानते हैं। तो कंपनी जो अभी करंट प्राइस पे ट्रेड कर रही है वहाँ से अगर ऊपर जाती है तो ऑलमोस्ट आपको कितना % गेन देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अगर कंपनी ऊपर जाती है तो ऑलमोस्ट आपको 18% के आसपास गेन मिलने को देख सकता है। तो दोस्तों अगर आप 18% पैसा, अगर दोस्तों ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगी, बहुत अगर आज वाला कैंडल क्लोजिंग ऊपर होता है इस वाले एरिया की जो मैंने मार्क कर रखा है 2646 के ऊपर, और कल की कैंडल जो है ग्रीन बनती है
उसके बाद से ये टारगेट अचीव होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी ये टारगेट अचीव हो सकता है। तो दोस्तों इसमें मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं वीडियो आपको केवल सिखाने के पर्पज़ से बनाता हूँ। आप सीखिए, मेरे हिसाब से मैं आपको केवल सिखाऊँगा। आप सीखिए, अपने नॉलेज लेवल को एनहांस करिए, दोस्तों तक शेयर नहीं किया शेयर करिए। स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग की तरह मत लीजिए, छोटे-छोटे प्रॉफ़िट कमाइए, बहुत बड़े के लिए मत जाइए। छोटे-छोटे प्रॉफ़िट ही करा के आप अपने पैसे को कंपाउंडिंग करके आप सुपर रिच बन सकते हो, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। एक दिन में कोई रिच नहीं बन सकता। आपको धीरे-धीरे आपको जो अपना नॉलेज लेवल है, साथ ही साथ आपको मनी मैनेजमेंट पे भी फ़ोकस करना पड़ेगा। अगर आप उस पे फ़ोकस नहीं करते हो तो भी दिक्कत हो सकती है आपके लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।